Recording on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. डेबिट क्रेडिट इक्वल कोई जवाब नहीं आ रहा भाईजान। हाँ अब आए जी। कल हमने जो है वो डिस्कस किया था एसोसिएट को और क्वेश्चन नंबर 11 कल दिया था आपको। बताएं तो वो दोनों सवाल कर लिए जो कि एसोसिएट के थे। आज है जुमातुल मुबारक। सबसे पहले पढ़ेंगे दुरूद शरीफ। जी क्वेश्चन नंबर 12 का पॉइंट 1 थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। क्वेश्चन 11 पॉइंट नंबर 2 समझ नहीं आया। वाई ट्रीटमेंट इज नॉट कंसिडर्ड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 फाइनेंस कॉस्ट। अब्दुल्ला मुनीस साहब पूछे हैं। तो अब्दुल्ला मुनीस साहब ये बताएं कि कल आप क्लास में आए थे? हाँ तो कल मैंने क्वेश्चन नंबर 9 पूरा तकरीबन करवाया। ठीक है तो वो आप लेक्चर लेंगे तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब छोटा सा नहीं है, उसका जवाब काफ़ी बड़ा सारा था। ठीक है इसलिए लो जनाब, सवाल नंबर 12 में प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, उनको पहले देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, OL charged 2.5 million monthly to UL for management services provided from the date of acquisition and has credited to it to operating expenses। तो 2.5 मिलियन की अमाउंट बताई हुई है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है जनाब? इसको जो है वो आप 2.5 मिलियन को एक जगह पे जाहिर है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखा हुआ है, और OL जो है होल्डिंग कंपनी है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड हैज क्रेडिटेड टू इट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जो है वो उसने क्रेडिट कर दिया हुआ है, तो जो क्रेडिट किया उसको वापस डेबिट कर दें 2.5। तो ऑपरेटिंग OL के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 2.5 जो है वो प्लस कर देंगे, कर दिया। फिर UL के पॉइंट ऑफ व्यू से UL ने जो है वो एक्सपेंस में लिखा हुआ है, तो उसको एक्सपेंस में से 2.5 को माइनस कर देंगे। ठीक हो गया? तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही प्लस भी होगा माइनस भी होगा। ठीक है, वहीं पे इसको एडजस्ट कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, क्योंकि उसने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इनकम को नेट ऑफ किया हुआ है, तो हम वहां पे वापस 2.5 ऐड कर देंगे। इनकम कैंसिल कर दी हमने, खत्म हो गई। और UL ने जाहिर एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है, तो उसको एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे। हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट? और कोई पॉइंट क्वेश्चन नंबर 11 में? परचेज और सेल वाला पॉइंट नंबर बताएं। हाँ जी, अब्दुल मुनीर साहब कहते हैं एक सवाल किया था 4.5 क्वेश्चन बैंक का। अच्छा जी, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, रिपीट कर दें। परचेज सेल जो भी होगी पोस्ट एक्विजिशन, सेल में से माइनस, परचेज में से माइनस, माइनस कर देंगे। परचेज सेल ऑफ एसेट की बात कर रहे हैं या परचेज सेल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला पॉइंट रिपीट कर दें। अदर इनकम अगर लिखी होती तो हम अदर इनकम में से निकाल देते। OL ने क्या किया हुआ है, OL ने ये 2.5 मिलियन चार्ज किया और उसने जो है वो क्रेडिट कर दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, उसने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर दिया। तो हमने अब इसको खत्म करना है, तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करेंगे, उसने क्रेडिट किया हुआ है, हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे। तो जब एक्सपेंस को डेबिट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा एक्सपेंस में, हमने प्लस कर दिया ये 2.5 OL के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये काम कर रहे हैं सारे का सारा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, UL ने कहा लिखा हुआ है, उसने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखा हुआ है, तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखा हुआ एक्सपेंस उसमें से निकाल देंगे 2.5। तो दोनों ही इस जगह पे होने हैं एडजस्ट। सोल्यूशन में ट्रीटमेंट नहीं है, आप कर दें ना, नहीं ना तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, इंसानों ने बनाया ना सोल्यूशन, आप ट्रीटमेंट करें। ठीक है, सोल्यूशन में मैंने देखा हुआ है, सोल्यूशन उन्होंने कहा कि उसका नेट इफेक्ट 0 होता है इसलिए कुछ ना करें, ऐसा नहीं होता। आप उसको शो करें वर्किंग में, वहीं पे प्लस वहीं पे माइनस। ठीक है, नेट इफेक्ट तो 0 हो गई, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि वो फिगर शो ना करें, तो आप ब्रैकेट में शो करें प्लस माइनस करके। इसका मतलब है सेल और परचेज में भी नेट ऑफ कर दें, तो हाँ वही सेंस में कह रहे होंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इसलिए, लेकिन आप कर दें उसके सामने माइनस भी कर दें प्लस भी कर दें, आंसर पे तो फर्क नहीं पड़ रहा ना। चलें,
तो इसलिए करें आप ज़रूर। और कोई बात क्वेश्चन 11 में? अच्छा जी, क्वेश्चन 12 की बात करते हैं और साथ जो है ज़रा ओपन कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक, बल्कि हम ये कंसोलिडेशन विद एसोसिएट भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा जी, अली साहब ने सवाल पूछा है, सवाल नंबर 12 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है। 11 पे वापस चले जाते हैं। हाँ जी, 11 में क्या हुआ? सेल परचेज कहाँ बताई हुई है? हाँ जी, ये बताई हुई है। कहा हुआ है अदर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर 2015। ये बताया हुआ है सेल इतनी हुई और ये सेल इतनी हुई, 60 और 30 की। ये उसने कहा इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है। हमने ये देखना है कि क्या ये उसने पूरे साल की सेल बताई है या उसने आफ्टर एक्विजिशन बताई है। सबसे पहली बात ये क्लियर करनी है, उसने कुछ कहा नहीं हुआ, उसने कहा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर, तो जाहिर है पूरे साल में होगी। हमने एलिमिनेट कितना करना है, ये इंटर कंपनी है, पिछले साल में भी उन्होंने आपस में खरीदा और बेचा, वो भी इंटर कंपनी है, लेकिन हमें चाहिए पोस्ट एक्विजिशन इंटर कंपनी कितना है। तो हम इसको पोस्ट एक्विजिशन करने के लिए, एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है ना इस सवाल में भी, तो कितने महीने में, 6-8 महीने मेरे हाल थे इसमें शायद। 1 मई को हमने खरीदा था, ठीक है, और ईयर एंड हमारा जो है वो 31 दिसंबर है, तो 8 महीने, तो हम इसको 8 बरा 12 कर देंगे। या तो वो हमें कहता है ये पोस्ट एक्विजिशन, हम कहते ठीक है। जब उसने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब है ये पूरे साल की अमाउंट है, तो हम उसे 8 बटा 12 करेंगे। 8 महीने को हम एलिमिनेट करेंगे, उससे पहले ट्रांजेक्शन होती रही तो होती रहे। हमने जो एलिमिनेशन करनी है वो सिर्फ पोस्ट कंपनी एक्विजिशन को, पोस्ट कंपनी जो सेल परचेज है उसको एलिमिनेट करना है। जो प्री एक्विजिशन इंटर कंपनी सेल परचेज है उसको नहीं छेड़ना हमने। ठीक है, या तो सवाल में वो क्लियर कर दे, जब ना करे तो हम यही कहते हैं कि अच्छा ये पूरे, उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर, तो ये पूरे साल का है। तो हम उसको खुद से फिर प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो कहते हैं ना, हिफ्ज़े मा तकद्दुम, एक नोट दे दे बंदा कि नथिंग इज मेंशन्ड, तो अज्यूमिंग इट इज फॉर फुल ईयर, सो प्रोपोर्शनेट हैज बीन प्रोपोर्शनेट फिगर्स हैव बीन एलिमिनेटेड। लो जी, अब सवाल नंबर 12 पे मेरा ख्याल है हम मूव कर ही जाएं। लो जी ना, पहले सवाल नंबर 12 आ गया, फरमाएं तो। सवाल नंबर 12 में आप फरमाएं और मैं उतनी देर में जो है वो क्वेश्चन बैंक खोल लूँ। क्वेश्चन बैंक का जो है वो 4.5 सवाल जो है वो फरमा रहे हैं, तो वो भी खुल जाता है ज़रा। पॉइंट 1, हाँ जी, पॉइंट 1 है PL एक्वायर्ड 65% शेयर्स ऑफ FL, कैश पेमेंट कर दी उसने इतनी, और उसके बाद जो है वो शेयर्स इशू किए, नॉमिनल वैल्यू ये है। अच्छा, ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट नहीं बताई तो हमें खुद ही निकालनी पड़ेगी। फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ PL एंड FL ऑन एक्विजिशन डेट वाज 16 रुपए एंड 12 रुपए। इस पॉइंट में पूछना क्या है, रिटेन अर्निंग जो है वो एक्विजिशन डेट पे 1671 और 506.5 है।
इसमें क्या चीज पूछना चाह रहे हैं, पॉइंट तो इतना बड़ा। जी, इन्वेस्टमेंट इनकम दी हुई ऊपर, इन्वेस्टमेंट इनकम दी, उसका पॉइंट 1 से क्या ताल्लुक है? हाँ, पॉइंट नंबर 1 में क्या पूछना है, वो तो इन्वेस्टमेंट इनकम तो ट्रायल के अंदर है, उसको भी देख लेंगे वो क्या है। पॉइंट 1 में अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछना चाह रहे हैं तो वो उसने बताया नहीं हुआ, वो हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मांगा हुआ है हमसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो गुडविल हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है क्या? कोई इम्पेयरमेंट अगर है तो फिर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुडविल इम्पेयर हो रही 10% से, इसीलिए ना। ठीक है, अच्छा जी, लो जनाब। सवाल कितने लोगों ने किया? सवाल नंबर 12 बताएं तो ज़रा। 1 2 3 4 हो गए, 3 हुए। वजीहा अली, शोजब अली, रजा ने साहब पता नहीं क्या कहा, हाफिज नासिर साहब कहते हैं किया है। अच्छा चले, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 900, ये 1000 मिलियन नॉमिनल वैल्यू है। इसको 1000 मिलियन को डिवाइड करें, कितने का शेयर है? 10 रुपए का है। ये बन गया 100 मिलियन शेयर्स इंटू 16 रुपए का शेयर है, 1600 रुपया, 2500 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई। ये बात ठीक है। उसके बाद जो है एफएल को वैल्यू करना है, वो भी देखें किस पे वैल्यू करना है, प्रोपोर्शनेट पे या के फेयर वैल्यू पे। ठीक है, ये बताया हुआ फेयर वैल्यू। लो जनाब, फिर वापस चलते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई जमा कर दें। एनसीआई की फेयर वैल्यू क्या होगी? हमारे पास जो है वो शेयर्स हैं, कितने हैं हमारी होल्डिंग? 65%। तो आप इसका 260 का 35% लें, कितना बनता है? हाँ जी, 260 का 35% लें, कितना बनता है बताइएगा। और उसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे एट द रेट ऑफ 12 रुपए, 91 बनता है। 91 को 12 से मल्टीप्लाई करके बता दें क्या आता है, 1092। ये फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आ गई। लॉज, अब नेट एसेट्स की वर्किंग करनी है हमने। ठीक है, नेट एसेट्स, तो उसके लिए शेयर कैपिटल तो एफएल का यही आ जाएगा, और एक्विजिशन डेट पे उसने हमें प्रॉफिट बता दिया 506.5, 2600, 506.5। ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या चीज आएगी? यहां पे उसने बताया हुआ है कि एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाज इक्वल टू बुक वैल्यू एक्सेप्ट अ ब्रांड, एक ब्रांड है विच हैड नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, फेयर वैल्यू ऑफ द ब्रांड इज 90 मिलियन। लो जी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डाल देते हैं। ये शेयर कैपिटल है, ये रिटेन अर्निंग है, एक्विजिशन डेट पे बताई हुई है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 90 इसमें प्लस हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ है? कोई और आइटम तो नहीं है? अगर नहीं है तो बस प्लस कर दें, जो भी आंसर आता है। हाँ जी, क्या आंसर आया? 775, 7755। ये क्या चीज बता रहे हैं? आंसर ये 506.5 है, पॉइंट 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 पॉइंट, अब नजर आ रहा है 3196.5 पॉइंट में आंसर आएगा, 3196.5।
ठीक हुई बात। और ये हमने लिखा था 2500 और 1092, तो गुडविल जो है वो 2500 प्लस 1092 माइनस कर देंगे इसमें से 3196.5 माइनस कर दें तो क्या आया गुडविल, और उस पर 10% इम्पेयरमेंट लगानी है। जी गुडविल बता दें कितनी बनती है। $395.5 चेक कर लीजिएगा कि आंसर ठीक है। तो इस पे फिर 39.55 जो है ये इम्पेयरमेंट होगी। और ये इम्पेयरमेंट क्योंकि हम एसओसीआई बना रहे हैं तो फेयर वैल्यू पे जो है वो लिखा हुआ है हमने एनसीआई का शेयर, तो ये 39.55 एनसीआई की कैलकुलेशन में भी चला जाएगा, उसका प्रॉफिट शेयर जब निकाल रहे होंगे। लें जी, ये पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, income and expenses of FL had been accrued evenly during the year except investment income. Investment income is exempt from tax and had been recognized in August 2016 and received in September 2016. ये जो इनकम है ये इनकम एक्विजिशन डेट से पहले 1 सितंबर एक्विजिशन डेट से पहले है, इसको छोड़ देंगे और इसको बिल्कुल ही छोड़ देंगे, ये कंसोलिडेशन में नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमने पहली बात की थी, हमने कहा था प्रोपोर्शनेट करने से पहले प्री एक्विजिशन या एक्विजिशन, बिफोर एक्विजिशन या आफ्टर एक्विजिशन निकाल देंगे, निकाल दिया। उसके बाद जब प्रोपोर्शनेट कर लेंगे फिर अगर बिफोर एक्विजिशन है तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे, आफ्टर एक्विजिशन है तो पूरा आ जाएगा। ये पॉइंट हमने कल पढ़ा था। तो इसको 50 को पहले निकाल देंगे और उसके बाद इसको बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्विजिशन डेट से पहले है, इसने जो है वो कंसोलिडेट नहीं होना। पॉइंट नंबर 2 किसी ने पूछा था, और बताएं कौन सा पॉइंट, क्लियर होगी बात? एनी अदर पॉइंट? पॉइंट नंबर 2 के बाद और भी था, कोई पूछा, पता नहीं कौन सा था, शायद चौथा पूछा, चौथा ही रह गया, बाकी अगले पेज वाले तो हो गए। ऑन February 2017 FL deliver goods having sale price of 100 million on return basis। पॉइंट नंबर 5 पूछा है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5 अगले पेज पे है, तो पॉइंट नंबर 5 पे चले जाते हैं। लो जनाब, बोथ कंपनीज पेड इंटरम कैश डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5%। तो बस कुछ भी नहीं करना, आसान सा काम है कि जब हम बना रहे होंगे इंटरम डिविडेंड पे हो चुका, ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके, अदर इनकम में से, जाहिर है इन्वेस्टमेंट इनकम में होगा ये, तो हम देखें कितना जो है वो शेयर है, 65% शेयर है, तो आप 2600 को मल्टीप्लाई करें 5% के साथ और उसमें से 65% जो है वो पेरेंट का शेयर है, बता दें क्या जवाब आता है। यहां से माइनस कर देंगे इतनी अमाउंट, बस इतना सा काम करना है और इससे ज्यादा काम ही कोई नहीं। जी बता दें, 2600 पे 5% एफएल ने दिया, हमें 65% मिला 84.5, तो इन्वेस्टमेंट इनकम में से 84.5 जो है वो माइनस कर देंगे। चलें जी, और कोई बात, कोई पॉइंट? हाँ जी, सही हो गई बात। चलते हैं अब हम, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4.5 कहा था, 4.5 ये आ गया, ये क्या, ये तो आंसर्स खुल गए, ओहो। अच्छा ऐसे करते हैं, 4.5 जहाँ कल के लिए रखते हैं, आज मैं ज़रा एसोसिएट को मज़ीद आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कल हम क्लास पढ़ेंगे और फिर उस क्लास में देखेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो बाद में दोबारा 3:15 बजे मिल लेंगे, और अगर उसी में काम पूरा हो गया तो बस ठीक है। रिटेन अर्निंग में इफेक्ट, हाफिज नासिर साहब आपने कुछ लिखा है, रिटेन अर्निंग में इफेक्ट नहीं होगा, किसका इफेक्ट? रिटेन अर्निंग में कुछ चीज़ों का इफेक्ट होगा
और रिटेन अर्निंग में कुछ चीज़ों का इफेक्ट नहीं होगा। ये इसका जवाब है। अच्छा, ये डिविडेंड ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। रिकॉर्ड ना हो तो उसको लिखते हैं रिटेन अर्निंग में, जब वो रिकॉर्डेड है तो उसे कुछ भी नहीं करना। जब वो रिकॉर्डेड है तो उसे कुछ भी नहीं करना, ना रिकॉर्ड हो तो हम लिखा करते हैं, वो तो रिकॉर्डेड है पहले से ही। सही हो गया। चले जी, लो जनाब, क्वेश्चन 4.5 नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक कल के लिए हमने रखा, और एक सवाल भी था कल पूछ रहे थे, अदनान साहब शायद पूछ रहे थे, मुझे नहीं याद अब कौन। उन्होंने कहा था क्वेश्चन नंबर 9 एसओएफपी का बताएं, वो भी कल पे रखते हैं। और अली साहब आप सवाल पूछ लें, क्या आपका सवाल है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, फरमाएं तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई? एसओसीए में माइनस क्यों करते हैं? एसओसीए में इसलिए माइनस किया कि वो इंटर कंपनी था ना, तो जो एक दूसरे से इनकम हो, जब ग्रुप को इकट्ठा कर दें तो वो इनकम तो नहीं होती ना, इसलिए उसको निकाल दिया। और जो आपने सवाल पूछा कि हमने उसको रिटेन अर्निंग में लिखा क्यों, वो तो कंसोलिडेशन ना भी हो, इसका जवाब सुन लें, वो कंसोलिडेशन ना भी हो, वो तो एंट्रियां रूटीन में करनी है, ठीक है? वो तो सवाल में बदतमीजी करता है सवाल करने वाला, कि वो एडजस्टमेंट छोड़ देता है कुछ अधूरी कि ये भी करें, हालांकि वो पहले से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, ठीक है? वो पहले से रिकॉर्ड हो जानी चाहिए थी चीजें, उनका कंसोलिडेशन से ताल्लुक नहीं था। अगर हम कंसोलिडेशन ना भी करते हों तो हमने फिर भी वो डिविडेंड रिकॉर्ड करने होते हैं, तो वो तो एक कंसोलिडेशन से हट के एडजस्टमेंट है। डिविडेंड अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वो एक गलती है कि एक चीज रिकॉर्ड होने से रह गई हुई है। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज होंगी, ठीक होंगी, ठीक है? जरा सोचें, तो वो पहले उनको ठीक करना है हमने। जब वो सारा कुछ हो गया उसके बाद कंसोलिडेशन पे आते हैं। जब हम कंसोलिडेशन कर रहे होंगे तो सिर्फ 2 काम करने हैं, डिविडेंड इनकम अगर अगर ज़ाहिर लिखी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस में तो उसको एलिमिनेट कर दें, और बैलेंस शीट में जाएं तो इंटर कंपनी रिसीवेबल पेबल को एलिमिनेट कर दें। बस ये 2 काम करने हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। इससे पीछे अगर कोई काम रहता है तो वो रूटीन का काम था जो पेंडिंग था। राइट हो गई बात? चलें। मिस वजीहा पूछ रही हैं ये कौन सा सवाल है? ये मिस सवाल है जो कल होमवर्क में दिया था, जिसका सफ़ा नंबर पता नहीं 413 था, क्या था, लिखा था मैंने बोर्ड पे कि सफ़ा नंबर फलाना पैक का, और सवाल नंबर 1, ये वो वाला सवाल खोला है
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, अली साहब ने पूछा IFRS 9 में कितने मार्क्स का पेपर आता फाइनल एग्जाम में। अली साहब वो पहली दफ़ा आया टॉपिक सिलेबस में, ठीक है, तो वो तो अभी सवाल आएगा पहली दफ़ा, पहले तो वो था ही नहीं, तो इसलिए कितने मार्क्स का आता, इसका तो जवाब कोई नहीं है। कितने मार्क्स का आएगा ये अल्लाह ही जाने, ठीक है, जितने मार्क्स का भी आ जाए, लेकिन ख्याल है एक कि शायद आएगा ज़रूर। अच्छा जी, सवाल नंबर 1 में कुछ पूछा, क्वेश्चन 1 में एसोसिएट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पॉइंट 2 समझा दें। अच्छा जी, पॉइंट 2 में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, हाँ, पॉइंट 2 में जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है वो सब्सिडरी की है, एसोसिएट की तो नहीं है। इसमें कहाँ एसोसिएट का नाम लिखा हुआ है? इसमें तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सवाल है, इसका पॉइंट नंबर 5 आप भूल जाएं कि लिखा हुआ है, जो कि एसोसिएट पे है, ये फर्ज करें नहीं है, और एक क्या लिखा है इम्पेयरमेंट, एवी भूल जाओ, ये 2 पॉइंट छोड़ दें, तो बाकी सारा सवाल तो कंसोलिडेशन का है, बाकी सारा सवाल जो है वो तो कंसोलिडेशन का है जी। पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये कंसोलिडेशन के पॉइंट्स हैं सब्सिडी के साथ। बताएं इसमें कौन सा पॉइंट है, इसमें जो प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। हाँ, अगर आपने वैसे पॉइंट 2 पूछा है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट 2 क्या है? पॉइंट 2 ये है कि प्रोविजन ही नहीं की हुई एस ने, ठीक है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डीकमीशनिंग is estimated at 4,000 रुपये and will be paid 5 years from the date of acquisition at of mine's life। अब एक बात और बताऊं, ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है ही नहीं, ये तो एक गलती की हुई है एस ने कि उसने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो एस इसको रिकॉर्ड करे, अगर कंसोलिडेशन ना भी होती हो तब भी एस को ये रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है, तब भी एस को रिकॉर्ड करना चाहिए। ये तो एक गलती है जो कि उसने छोड़ा हुआ है, उसने डीकमीशनिंग की प्रूव ही नहीं की हुआ, ये 16 कहता है करें, ये कंसोलिडेशन का कोई खास पॉइंट नहीं है, ठीक है। कंसोलिडेशन करते हुए हमें पता लगा कि एस जो है उसकी कुछ डिस्क्रिपेंसी रह गई है, तो कोई बात नहीं, एंट्री करते हैं, मसला क्या है, एंट्री क्या करनी है, एसेट डेबिट करें, प्रोविजन क्रेडिट कर दें, यही एंट्री होती है ना, डिसमेंटलिंग कॉस्ट एसेट का पार्ट बनता है। तो बना देते हैं, ये लें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, क्वेश्चन नंबर 1 एसोसिएट का, एसोसिएट कह लें, एसोसिएट कह लें, जैसे अच्छा लगे, बस सवाल होना चाहिए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट कितने से? 4,000 से, और क्रेडिट क्या होगा? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। अब ये जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है ये क्या है? ये एक लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एसेट है, उसमें ऐड हो जाएगा, ये एंट्री हो गई। उसके बाद 3 महीने गुजर गए, 1 अप्रैल को एक्वायर किया है हमने सब्सिडी को, एम ही है ना, मैंने तो बंद करिए, चल भाई काका, हाँ जी, एक्वायर किया 1 अप्रैल को, और ईयर एंड क्या है? 30 जून है, 3 महीने हो गए, तो 3 महीने का इंटरेस्ट भी लगा दें, 4,000 इंटू 8%, 8% रेट दिया हुआ है, इंटू 3/12 है, कंसोलिडेशन ना भी हो तो ये काम करना ही करना है, तो ये हो जाएगा फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, ठीक है। बता दें कितना बनता है अमाउंट, 8 चौके 32 इंटू 3/12, 80 रुपये बनते हैं, तो ये 80 रुपये लिख दिए, और इसके अलावा जो 4,000 लिखा उस पर डेप्रिसिएशन भी लगानी है, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सीधा ही उसको क्रेडिट कर दें, उसमें माइनस ही करना है ना, मसला कि एंट्रीज कौन सी हमने करनी होती हैं। तो 4,000 को डिवाइड करें, कितनी लाइफ है? 5 साल।
लाइफ है बाकी, इनटू 3/12 की डेप्रिसिएशन भी लगा दें। ये बता दें कितना बन गया, 200 रुपया बन गया। ये लें जी 200 रुपया। अब ये जो कि एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो माइनस करेंगे कहां से, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस में से। अभी हम एसोसिएट की कोई बात नहीं कर रहे, अभी तो सब्सिडरी को लपेट रहे हैं। ये भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस में से माइनस करेंगे। ठीक हो गई बात। अब आप देखें बैलेंस शीट में क्या करना है। बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा, उसमें 4000 जमा कर देंगे और डेप्रिसिएशन 200 माइनस कर देंगे। उसके बाद लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग लिखेंगे, कितनी, 4000, और उसमें 80 रुपए जमा कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 4080 हो गया। लो जी बताएं तो ये एक नॉर्मल काम रूटीन में जो हम करते हैं वो हमें कंसोलिडेशन में भी करना पड़ गया। जी अब आगे बढ़े। कोई बात और? हाँ जी, एक छोटी सी बात और यहाँ पे किए देता हूँ, वो जगह मैंने यहाँ छोड़ी हुई थी कि हम ये एंट्री सीधी सीधी कर दें। ठीक है, हम उसको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के थ्रू करना चाहें तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्रेडिट कर दें 4000, और फिर ये लायबिलिटी एक रिकॉर्ड नहीं थी वो भी रिकॉर्ड की, तो इसको भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर दें 4000। तो ये अगर हम ना भी बीच में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिखें क्योंकि क्रेडिट भी हो रहा है डेबिट भी हो रहा है, तो हमारे पास नेट एसेट्स एट एक्विजिशन डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोल्यूशन में लिखा हुआ है इसलिए मैंने ये बीच में कर दिया, वरना आप ये एंट्री डायरेक्ट करें और इसको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के साथ ना भी लिंक करें तो, क्योंकि लायबिलिटी भी बन रही है एसेट भी बन रहा है, दोनों बराबर है। ठीक हो गया। चलें, जब हम इसको क्रेडिट और डेबिट करेंगे तो ये जाएगा कहाँ पे, नेट एसेट्स ऑफ एस में, उसमें जाके जमा भी होएगा और माइनस भी होएगा, डेबिट भी हो गया क्रेडिट भी हो गया, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेट एसेट्स ऑफ एस पे। लो जी इस सवाल की आखिरी बात करते हैं, वो है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में बताया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इन अल्फा रिप्रेजेंट्स 30%, ओके, और अल्फाज प्रॉफिट वाज 6000 रुपया और उसमें से उसने डिविडेंड दे दिया 2000 रुपया,
और फिर आगे जाके कहा हुआ है कि 200 रुपये की इम्पेयरमेंट हो गई, बस ये बात की हुई है। चले ऊपर देखते हैं, इन्वेस्टमेंट बताई हुई है, ये इन्वेस्टमेंट इन अल्फा बताई हुई है 11,000। लो जी, जैसे कल किया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 कर लिया था आपने? बता दें मुझे, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 आपने किताब से कर लिया कि नहीं किया? किया। चले, इन्वेस्टमेंट इन अल्फा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है, अब 1 ही चल रहा है बल्कि अभी तक। इन्वेस्टमेंट इन अल्फा, इक्विटी मेथड से हम उसकी वैल्यूएशन करने लगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनली कितने पे खरीदा, वो कॉस्ट है, वो दी हुई है 11,000। लो जनाब, 11,000 कॉस्ट लिख दी। हाँ जी, उससे आगे हम लिखते हैं प्लस शेयर इन प्रॉफिट्स सिंस एक्विजिशन डेट। प्रॉफिट्स किसके? प्रॉफिट्स ऑफ ए की बात हो रही, एसोसिएट सिंस एक्विजिशन। और ये कौन से प्रॉफिट्स होते हैं? इसको अगर हम लिख लें ना रिटेन्ड प्रॉफिट्स तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा इक्विटी मेथड है। इक्विटी मेथड है तो इक्विटी मेथड का मतलब है जितना इक्विटी के अंदर चेंज आया उतना अपनी इन्वेस्टमेंट में भी चेंज ले आए। किसकी इक्विटी में? ए की इक्विटी में, एसोसिएट की इक्विटी में। तो इक्विटी में चेंज तो रिटेन प्रॉफिट से ही आएगा ना, जो डिविडेंड निकल गया उससे तो इक्विटी चेंज नहीं होगी। मतलब जो प्रॉफिट कमाया उसमें से डिविडेंड दे दिया तो जो बाकी बच गया उससे इक्विटी चेंज होती, तो रिटेन प्रॉफिट। तो आप जरा इस पर गौर करें, तो वो कहता है 6,000 रुपए का प्रॉफिट था, 6,000 रुपए का प्रॉफिट था, उसमें से 2,000 डिविडेंड दे दिया हुआ है। तो अब कितना है हमारे पास? ये देखें, 6,000 और 2,000, तो अब हमारे पास 4,000 है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 2,000, 4,000 है हमारे पास, और उसमें कितना शेयर बनता है? हाँ जी, बता दें कितना शेयर बनता है उसमें, कितने परसेंट होल्डिंग है हमारी? हाँ जी, होल्डिंग कितनी? 30% है शायद, 30% होल्डिंग है, ये बताया हुआ है 30% होल्डिंग, तो इंटू 30% कर देंगे, तो ये कितना आ गया जी? 4,000 इंटू 30%, 1,200 रुपये आ गया। लो जी, और फिर हमने इसमें जो भी कोई इम्पेयरमेंट लॉस होगा वो माइनस कर देना है। इम्पेयरमेंट लॉस कितना है? वो है 200 रुपये का, माइनस कर दें तो 11,000 रुपया जो है वो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई, जो कि हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो एसोसिएट का पॉइंट इतना ही था कि हमने उसकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल ली और उसे जो है वो हमने 12,000 रुपया जो भी आता है जी, ये जनाब शुक्रिया, वो कह रहे हैं ये 11 नहीं है, ये 12 है। हाँ जी, 11 से शुरू किया तो जब 1200 माइनस 200 किया तो 12,000 ही बनेगा। शाबाश, वेरी गुड। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई 12,000। अब दूसरी चीज होती है, वो हमने कैलकुलेट करना होता है कि फॉर द ईयर हमारा कितना शेयर है, फॉर द ईयर हमारा कितना शेयर है, जो कि कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में हम डाल देंगे शेयर, पी शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एस फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। तो इस सवाल में ये फॉर द ईयर ही प्रॉफिट था, ठीक है, इस सवाल में प्रॉफिट फॉर द ईयर ही था और ये 1,200 रुपए का शेयर बन रहा था, ये 1,200 रुपए का शेयर आ गया। हम इसको लिखेंगे कैसे? जो कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग होती है उसमें जाकर लिखेंगे, रिटेन अर्निंग पी की आ जाएंगी, फिर उसमें जो है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस, चूंकि अब प्रॉफिट लॉस नहीं बन रहा, वो आज हम बनाएंगे भी नहीं, तो एस, और यहां नीचे जाके लिखेंगे शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ए, एसोसिएट के प्रॉफिट में शेयर, वो कितना है? 1,200 रुपया, और साथ 200 रुपए की इंपेयरमेंट भी आ रही है, वो इंपेयरमेंट भी इधर ही लिख देंगे साथ, क्योंकि इंपेयरमेंट जाहिर एक्सपेंस है, तो वो 200 रुपया, ये तो नेट वही 1,000 रुपये बन जाएगा। लो जनाब, बाकी सवाल सारा उसी तरह चलना है जैसे हम पहले करते रहे।
सब्सिडरी की कंसोलिडेशन होती है, एसोसिएट की कोई कंसोलिडेशन नहीं होती। अली जोसेफ साहब कहते हैं समझ नहीं आई। चलें, शुक्र है कुछ तो बात समझ नहीं आई। हर बात को भी समझना जरूरी थोड़ी होता है। केड़ी गल नहीं समझ आई जोसेफ साहब? ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है, तो जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे तो ये जाहिर है कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में ऐड होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना नहीं रहे। ऐसे ही होता है, बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल बातें समझ आ जाती हैं और बाज़ दफ़ा आसान बात जो होती है वो भी समझ आ जाती है, जैसे अभी समझ आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये 200 रुपया जो इम्पेयरमेंट है, तो ये इम्पेयरमेंट लॉस भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाना है ना, तो ये एक्सपेंस डाल दिए, दोनों लिख दिए यहाँ पे। हाँ जी, कौन सी बात? ठीक हो गया। तो एक प्रॉफिट और दूसरा इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। लो जनाब, अब इससे आगे थोड़ी बात करने लगे हैं। सवाल नंबर 1 वैसे आज आप सब लोगों को ना करके आना चाहिए। तो सवाल आपको जो दिया जाता है, जाहिर है वो दिया जाता है कि आप उसको कर सकेंगे, वो हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो ये अच्छी बात है, कोई सवाल ना हो फिर उसको किया जाए, फिर ज़्यादा अच्छा समझ आता है। तो सवाल ज़रूर करके आया करें, शाबाश। लो जी, आगे फिर अगला पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं हम। इंटर कंपनी बैलेंसेस। हाँ जी, सवाल नंबर 1 में और कोई बात तो नहीं है? जिन्होंने सवाल नहीं किया ना, आज कीजिएगा, हो जाएगा सवाल। सवाल तो भी आपको 2 और भी दे देने हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 और 2 ये दोनों आज करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों सवाल आज करने हैं आपने। अभी जो 1 किया उसके बाद वाले। इंटर कंपनी बैलेंसेस किसके साथ? विद ए एसोसिएट के साथ। एसोसिएट की हम कंसोलिडेशन करते हैं? नहीं करते। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एसोसिएट की कभी कंसोलिडेशन नहीं होती। नो कंसोलिडेशन, नो एलिमिनेशन ऑफ बैलेंसेस। जब कंसोलिडेशन ही नहीं है तो फिर बैलेंस का एलिमिनेट करने कोई भी नहीं। कैसा जबरदस्त पॉइंट है। ठीक है, कंसोलिडेशन करते तो इनको एलिमिनेट करते। जब कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे तो फिर एलिमिनेशन का चक्कर ही कोई नहीं होएगा। तो कोई एलिमिनेशन नहीं है। मजे की हो गई ना बात। चलें जी, इससे आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, बस एक पॉइंट और पढ़ना है आज। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इंटरकंपनी स्टॉक। इंटरकंपनी स्टॉक यानी एक ने दूसरे को बेचा और उसमें से कुछ स्टॉक बच गया। 2 सिनेरियोज हैं, एक है पी ने बेचा, दूसरा ए ने बेचा। पहले हम पी से माल बिकवा लेते हैं, फिर अभी आज ए से भी बिकवाएंगे। इफ गुड्स आर सोल्ड बाय पी, अगर पी माल बेच देता है, माल पी ने बेचा, सेल परचेज आ गई, सेल परचेज को एलिमिनेट करेंगे? बताएं मुझे, कोई सेल परचेज को एलिमिनेट करेंगे? कोई कंसोलिडेशन नहीं, कोई एलिमिनेशन नहीं। नो एलिमिनेशन ऑफ सेल और परचेज। कंसोलिडेशन कोई नहीं तो एलिमिनेशन भी कोई नहीं। चलो अभी गल मुकी। तो जो स्टॉक बच गया उस पर निकालेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक हेल्ड, और उसमें शेयर निकाल लेंगे। कितना प्रोपोर्शनेट शेयर है किसका? पी का। पूरा नहीं, पी का शेयर। पी का शेयर निकाल लेंगे, कितना है। मसलन कहा हुआ है माल बेचा, कितना माल बेच दिया? गुड्स आर सोल्ड 1 लाख रुपया।
एट मार्कअप ऑफ V%, इसका कुछ नहीं करना है। 1 लाख का स्टॉक बच गया। कितना स्टॉक बच गया? उसमें जो है वो 30,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है फर्ज करें, और यहां पे हम होल्डिंग की बात कर लेते हैं कि होल्डिंग कितनी है। होल्डिंग जो है वो लेट्स से 35% है। चलो, तो 30,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। हम सबसे पहले 30,000 पे अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल लेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना बना? 30,000 इंटू 20/120। उसमें फिर शेयर कितना है? पी का शेयर है उसका 35%, तो इसका 35% निकाल दें जरा, क्या जवाब आता है? हाँ जी, जवाब काटें, क्या आता है? शाबाश, जवाब आ गया जी 1750। लो, 5,000 भी आ रहा जवाब। ध्यान नाल करो भाई, 3,000 जरा 20/120 और उसका फिर 35%। आप ये 30,000 जरा 20/120 करके उसका जवाब 5,000 बता रहे हैं, उसका आगे 35% भी तो लेना है ना, शेयर भी तो लेना है आगे, तो वो 1750 ही बनेगा फिर। तो ये जो 1750 की अमाउंट आ गई, इसकी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, इसकी एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? इसकी एंट्री होगी CGS डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन ए क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट इन ए क्रेडिट 1750। ये एक एडजस्टमेंट हमने करनी है। अनरियलाइज प्रॉफिट सारा नहीं, सिर्फ पी का शेयर। लो जनाब, इसको देखें, सोचें, कोई सवाल है तो पूछें। जी, एनी क्वेश्चन? अगर ए बेचेगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। अभी तो बेचा किसने? अभी तो बेचा पी ने, ये एंट्री की हुई है। ठीक है, ये एंट्री करवा दी मैंने आपको। और ये कॉस्ट ऑफ सेल जब हमने डेबिट किया तो ये जाएगा कहां? बेसिकली ये रिटेन अर्निंग ऑफ पी जो है उसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि अभी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, और इन्वेस्टमेंट ही ने, तो ये इन्वेस्टमेंट में भी माइनस हो जाएगा। यही जो इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करते हैं उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करेंगे। अच्छा जी, अब सवाल ये पूछा गया है कि सिर्फ पी का शेयर क्यों? सबसे पहली बात है कि जब कंसोलिडेशन नहीं है तो हम इसकी एंट्री क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो ये, जब कंसोलिडेशन ही कोई नहीं फिर एंट्री क्यों? हाँ, फिर उस पी का शेयर क्यों है वो भी आप खुद ही बता देंगे। हमने कहा इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करना है किस पे? इक्विटी पे, इक्विटी मेथड से। इक्विटी मेथड का मतलब क्या है कि जो ए की इक्विटी है उसके हिसाब से देखें हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या बनती है। तो जब हमने कहा इक्विटी के हिसाब से करना है तो इसका मतलब हुआ कि इक्विटी रिप्रेजेंट्स व्हाट? इक्विटी रिप्रेजेंट्स ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, इज इट और नॉट? कि इक्विटी जो होती है वो बिजनेस के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने जो माल बेचा वो ए के स्टॉक में पड़ा हुआ है और वो कॉस्ट से ऊपर चला गया, और उसी में हम अपना हिस्सा दिखा रहे हैं, उसी में हम अपनी इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट टोटल दिखा रहे हैं या अपना हिस्सा दिखा रहे हैं? सिर्फ 35% अपना हिस्सा ही दिखाएंगे ना। तो फिर हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी टोटल करेंगे या सिर्फ अपना हिस्सा ही करेंगे, ताकि वो ठीक हो जाए? सिर्फ अपना हिस्सा करेंगे। ये साथ उसका ये जवाब भी आ गया। ठीक है, तो लॉजिकली ये था कि हमने कहा इक्विटी की बेस पे कर दें। ओके, तो जब उसने स्टॉक अपना कॉस्ट से ऊपर लिख दिया, हमारे हिसाब से कॉस्ट से ऊपर चला गया, तो इसने इक्विटी बढ़ा दी, तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, तो इन्वेस्टमेंट को डाउन कर दें। बस ये उसके पीछे लॉजिक था सारा, और वो सिर्फ हमारा हिस्सा ही होगा। लॉजिक इन्नी जी गल सी सारी। तो क्वेश्चन करते हैं।
ये है जी पेज नंबर 116 स्टडी टेक्स्ट, पेज 116। लो जी पेज 116 पे आ गए, सवाल शुरू करते हैं और जवाब साथ ही लिखते जाते हैं। उसने कहा 40% हमने एक्वायर किया एंटिटी ए को सेवरल ईयर्स अगो और 2,05,000 रुपये हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। लो जनाब इधर लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये पेज 116 वाली एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से चलना है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जनाब बताई हुई है 2,05,000, 205,000 लिख दिया। आगे उनसे कहा दिसंबर 31 एंटिटी एट प्रॉफिट्स ऑफ 2,75,000 सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन से लेके अब तक। तो शेयर इन प्रॉफिट्स, डिविडेंड को कोई जिक्र नहीं तो बस प्रॉफिट्स ले लेंगे, डिविडेंड हो तो माइनस करके ले लेते हैं। इन प्रॉफिट्स ऑफ ए सिंस एक्विजिशन, हाँ जी कब एक्वायर किया था, जब भी किया था 2,75,000, हाँ जी 2,75,000 के प्रॉफिट्स हैं, तो 2,75,000 पे जो है वो आप कैलकुलेट कर दें कितने परसेंट हमारा शेयर है, ये हमने प्लस करना है। शेयर है हमारा 40%, निकाल दें जी 40% कितना बनता है। हाँ जी सर जी ये मैसेजेस को दिन फिर नहीं मूव कर रहे नीचे। हाँ जी ये बनता है 110,000, तो ये लिख दिया 110,000। हाँ जी मिस जैनब ने कहा कि बहुत मुश्किल लग रहा है। मिस जैनब मुझे ये बताएं कल वाले सवाल किए थे क्या, बताएं तो जरा, कर लिए थे कि अभी नहीं किए थे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 दिया था और क्वेश्चन नंबर 1 दिया था। हम सारा एक दिन में नहीं पढ़ाते, कुछ पढ़ाते हैं कि इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, फिर अगले दिन और पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि इतना काम करके आए, करने की ट्राई जरूर की थी। तो आज समझ आ गए, आप जरा सवालों को दोबारा कीजिएगा, ठीक है। कल किए थे नहीं हुए, ट्राई किए, आज उसको दोबारा कीजिएगा। दोबारा करेंगे तो समझ आ जाएगा। और कंसोलिडेशन करने के बाद इन्वेस्टमेंट एसोसिएट अगर साथ आ जाए तो उसमें 90% काम जो है वो सारा कंसोलिडेशन का होता है एस के साथ, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट हमने की ना और ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाली, ये कंसोलिडेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इक्विटी मेथड से ये आनी है वैल्यू, और अगर कंसोलिडेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ ये 2 एडजस्टमेंट्स हैं कि उसका प्रॉफिट का शेयर लिखें, क्योंकि इक्विटी की बेस पे करना है, तो इसका मतलब है जो प्रॉफिट आया उससे इक्विटी चेंज हो गई। तो इसको दोबारा कीजिएगा, समझ आ जाएगा। ये काम थोड़ा सा ही है एसोसिएट का, ज्यादा नहीं है। ज्यादा काम जो है वो कंसोलिडेशन एस के साथ जो करनी है वही होगा। आज आप कीजिएगा ना सवाल नंबर 1, फिर कीजिएगा सवाल नंबर 3, और सवाल नंबर 2 की बारी आज नहीं आएगी, वो मैं भी काट देता हूँ, वो फिर कल ही देखेंगे, ठीक है। और कल फिर मुझे लग रहा है कि एक क्लास हमें करनी पड़ जाएगी एक्स्ट्रा। ये ले जनाब सवाल नंबर 2 काट दिया। तो इनको ज़रा आज अच्छी तरह कीजिएगा, इनको अच्छी तरह करेंगे तो कल आगे बात समझ आ जाएगी। ठीक हुआ, चलें, तो ऐसा परेशान नहीं होना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। लो जी 2,75,000 शेयर निकाल लिया। उसके बाद ये फॉर द ईयर अमाउंट बताई हुई है, इसको हम बाद में देखते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं, सॉरी ये सेल बताई हुई है, गुड्स एंटिटी ने सेल किया, ये हमें नहीं चाहिए। वो कहता है इसमें से 30,000 की गुड्स पड़ी हुई हैं, ये हमें चाहिए। 30,000 की गुड्स जो पड़ी हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट 30,000 की गुड्स हैं, उस पर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? 30,000 की गुड्स पे अनरियलाइज प्रॉफिट है 100% ऑन कॉस्ट। 100% ऑन कॉस्ट कितना बनेगा? 100/200। हाँ जी ये ठीक है, 100/200 बनेगा। CPX 100 प्रॉफिट है तो कॉस्ट भी 100 है, सेल प्राइस 200 है, 100% ऑन कॉस्ट लगा रहे हैं तो 100/200 बन गया। इसमें हमने अपना शेयर निकालना है, ठीक है। शेयर
इन अनरियलाइज प्रॉफिट। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या जो मैंने लंबा सा बताया उसकी जरूरत ही नहीं है, काम करना है बस ये। तो शेयर इन प्रॉफिट जो है वो आपने कैलकुलेट करना है, और होल्डिंग हमारी कितनी है 40% है, तो ये लें जनाब 40% इस पे लगा दें। कितना आ गया जवाब? हाँ जी 6,000 रुपया, 6,000 रुपया। और ये अनरियलाइज प्रॉफिट है तो इसको माइनस करना है, लेस होना ये माइनस। लो जी बस आंसर निकाल दें। क्या जवाब आ गया? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई। एक इम्पेयरमेंट लॉस था वो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं किया हुआ। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जितने पे बैलेंस शीट में शो करना है, जी प्लस माइनस करके बताएं क्या आता है? 309,000। लो जनाब खत्म हो गया। अगर मैं इस सवाल में आपसे कहूं कि उसका शेयर बताएं फॉर द ईयर, तो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। शेयर फॉर द ईयर कितना है? उसके लिए प्रॉफिट फॉर द ईयर बताया हुआ है, वो नहीं बताया हुआ। चलें वो बताया भी नहीं, कैलकुलेट भी नहीं हो सकता। इसी पेज पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये करते हैं अभी, करते हैं करें बल्कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 अभी करें। पहला उसने कहा रियलाइज प्रॉफिट बताएं, निकाल दें। और उसकी एंट्री मैंने करा दी, सीजीएस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। हाँ जी इसके लिए आप देखें तो उसने कहा ये उसने बेची गुड्स 1,80,000 की, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। परसेंटेज हमें चाहिए यस। और कितनी गुड्स बच गई? 60,000 की। 60,000 इंटू 20/120, ये अनरियलाइज प्रॉफिट है। और इस पे हमने ये 30% अप्लाई करना है। ठीक है, सिर्फ अपना हिस्सा निकालना है। कितना बन गया? 3,000 रुपया बता रहे हैं जी, जवाब आ रहा है, ये 3,000 बन गया अनरियलाइज प्रॉफिट। चेक करें ये ठीक हो गया सबका। जितना स्टॉक पड़ा है उस पर परसेंटेज लगाएं। 20 मार्कअप हो तो 20/120, मार्जिन हो तो सीधा ही अप्लाई कर देते हैं। अगला पॉइंट इन्वेस्टमेंट बताएं। इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी? 2,75,000 की। ये लें जी 2,75,000 की इन्वेस्टमेंट आ गई। फिर उसमें शेयर 3,80,000 रुपये, वो कहता है जी सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन कमाया, इस पे 30% लगा दें। कितना बनता है? हाँ जी इस पे 30% लगाएं। 3,80,000 पे 30% कितना बन गया? 1,14,000। ये नहीं यहां पे लिख देता हूं 2,75,000 और 380 का 30%, तो ये बन गया 1,14,000। और 3,000 का आपने जो है वो अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला है। माइनस करके नेट कर दें, क्या जवाब आता है? 3,86,000। चेक करें हाँ जरा, कुछ आसान हुआ काम। 386,000 बन गया। चलें तीसरा, कैलकुलेट द अमाउंट दैट वुड अपेयर एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट इन पी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके लिए ये फॉर द ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है 1,00,000। आज हमने सिर्फ एक नई बात की अनरियलाइज प्रॉफिट की, बाकी बातें पुरानी हैं। 1,00,000 इंटू 30%, 30,000 रुपया जो है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट। तीसरा पार्ट भी हो गया।
कोई सवाल यहां तक? सवाल नंबर 3, इन्वेस्टमेंट दी हुई है पी की किताबों में 40,000 रुपये। भाई बदतमीज आदमी है, उसने ये बताया ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट इन एस कितना है। अब ये इन्वेस्टमेंट है तो जाहिर है ये इन्वेस्टमेंट इन एस भी है, इन्वेस्टमेंट इन ए भी है और अदर इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। बदतमीजी है ना बतानी फिगर अलहदा से, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बदतमीजी करे तो उसके साथ फिर थोड़ा सा बदतमीज होना ही पड़ता है, तो हो जाते हैं फिर। अच्छा जी, तो बेसिकली जो ए है हमें वो चाहिए। हाँ बताया होगा सवाल में कहीं ना कहीं, जाहिर है उसके बगैर तो सवाल होगा नहीं। क्वेश्चन सारा कंसोलिडेशन का है, आपने पी और एस को कंसोलिडेट करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया करते थे, कोई बात नई नहीं होगी। पहला पॉइंट, तीजा पॉइंट, तीजा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ऑन जनवरी 1, 2019 P acquired 40% of the equity shares of A, paying a cash of 17 रुपए पर शेयर, 17 रुपए पर शेयर कैश दिया, and issuing at par 1 rupee 100 loan note for every 20 shares acquired in A. Consideration has been correctly accounted for by P. कहता किताबां च लिखी हुई है, ਤੁਹਾਨੂੰ परेशान होने की कोई लोड़ नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी आपने। ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना, क्योंकि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पे जाना है हमने, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप बता दें। 40% शेयर्स लिए हमने, ये ए के शेयर्स हैं, 8,000 डिवाइड बाय 10 कर दें, 8,000 डिवाइड बाय 10 कर दें तो 800 शेयर्स हैं। 800 में से हमने 40% लिए, ठीक है। ये नहीं, पूरी कैलकुलेशन करके देता हूं आपको। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से शुरू होकर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पे पहुंचना है। 800 में से 40% हमारे शेयर्स हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 8,000 कैपिटल, उसको 10 पे डिवाइड कर लें तो 800 शेयर्स आ गए। ये शेयर्स आ गए, कैपिटल को डिवाइड किया, उसमें से 40% हमारे पास है, 320 शेयर्स हैं हमारे पास, और हमने एक शेयर के अगेंस्ट 17 रुपए दिए हुए, 17 रुपीज। लिख लें कितना बनता है, मल्टीप्लाई कर दें, 5440, 5440। चलें, उसके अलावा उसने कहा एक काम और भी किया है। वो क्या है कि हमने लोन नोट्स दिए हैं, एक लोन नोट दिया कितने के बदले, वी के बदले। लो जी, ये भी लिख लेते हैं, 320 डिवाइड बाय वी इंटू 1, जो जवाब आएगा एट द रेट ऑफ 100 रुपया। कितना जवाब आता है, 16 आता है सिर्फ मेरा ख्याल है। तो 1600 रुपया के हमने लोन नोट भी दे दिए। तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई, इसको टोटल करके कितनी आ गई, 6 4 10, 5 1 6, 7040 बन गया शायद। लो जी, इसमें हमने प्लस करना है, पी शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ए सिंस एक्विजिशन।
एक्विजिशन से लेके अब तक। तो एक्विजिशन से लेके अब तक सर जी एक्विजिशन से लेके अब तक कितना प्रॉफिट हुआ? एक्विजिशन हुई है 1 जनवरी को, तो 6 महीने बनते हैं जनवरी से लेकर जून तक, साल के दौरान ही एक्विजिशन हुई है। ये अलहदा बताया हुआ, उसने कहा ये इसका ओपनिंग है। ये फॉर द ईयर है, ये 3000 पूरे साल का है, इसको 6/12 कर लें। 3000 को 6/12 कर लें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा जनवरी से लेके जून तक का। ये प्रॉफिट आ गया, इसका कितने परसेंट? 40% निकाल दें। ठीक है, एक्विजिशन इत्तेफाक से इस साल के दौरान ही हुई है, सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो 6 महीने का प्रॉफिट ले लें। 3000 × 6/12, उसका 40% ले लें, कितना बनता है?
600। लो जनाब, ये 600 रुपये इसमें जमा कर दें। उसके बाद आखिरी बात इस सवाल की, बेचा हमने, पी रिकॉर्ड सेल टू, पी ने बेचा, ये माल बेचा, हमें नहीं चाहिए। स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है स्टॉक 2000, और इस पे परसेंटेज क्या, 25%। मार्जिन है, लो जी आसान हो गया, सीधा सीधा लगा देना। 2000 पे 25% लगा दें, यूआरपी, यूआरपी में जो शेयर है हमारा, 2000 पे 25% लगा दिया, ये यूआरपी बन गया। और इसमें शेयर कितना है हमारा, 40% शेयर है। ये तो बन गया ना अनरियलाइज प्रॉफिट, उसमें 40% शेयर माइनस करना है। बता दें क्या जवाब आया, 200 जवाब आया। लें जी 200 माइनस करें, आंसर निकाल दें, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई जी। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आ गई, ये वो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाएंगे, 7440। ये सवाल नंबर 3 है जिसकी मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। कोई सवाल? इसके अपोजिट क्या एंट्री होगी बैलेंस शीट में? हाँ जी, अब आगे इससे बताता हूं। ये जो प्रॉफिट है इत्तेफाक से इस सवाल में, ये फॉर द ईयर ही है, ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हमने जो एक्वायर किया वो है फॉर द ईयर, ये आ गया। और ये भी फॉर द ईयर है, जो अनरियलाइज प्रॉफिट है। ये दोनों फिगर्स कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में चली जाएंगी। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग यहाँ पे लिखेंगे ओ, उसका रिटेन अर्निंग पी का भी आता है। फिर उसके बाद जो है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस भी आता है। ठीक हो गया। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस बी होता है। हाँ जी, कितना बना इसका शेयर? 600 रुपया।
600 रुपया जो है वो इधर शो कर देंगे, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ए, ये फॉर द ईयर होता है हमेशा। तो यहाँ पे हम 6 महीने में हमारा राइट था वो 600 रुपया यहाँ डाल दिया, और जो अनरियलाइज प्रॉफिट है माइनस कर देंगे यहाँ। अनरियलाइज प्रॉफिट यहाँ पे माइनस कर दें, या इसको इधर ऊपर भी लिख सकते हैं, जहां मर्जी लिख दें। अनरियलाइज प्रॉफिट जो पी टू ए माल गया उसमें 200 रुपया। सर जी बंद हो गया जी बोर्ड, चल गया फिर। अच्छा जी 200 रुपया यहाँ पे ये आ गया नेगेटिव, क्योंकि एंट्री क्या थी, एंट्री हमने की थी सीजीएस डेबिट, ठीक है, सीजीएस डेबिट किया था और इन्वेस्टमेंट हमने क्रेडिट की थी। तो सीजीएस डेबिट किया तो जाहिर है प्रॉफिट कम हो जाएगा। हाँ जी जुमे का टाइम भी हो गया पता है, तो ये प्रॉफिट में माइनस कर दिया, चाहे ऊपर माइनस कर दें चाहे नीचे कर दें। इसके अलावा ये कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में बाकी सारा कुछ है इसका आना है। ए का जो कुछ था वो मैंने पूरा काम कर दिया, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी निकाल दी, और ये दो आइटम जो है ये वही दो आइटम हैं जो इधर ऊपर हमने लिखे, क्योंकि ये फॉर द ईयर फिगर थी तो ये सारा फॉर द ईयर में इनकम चली गई, और ये एक अनरियलाइज प्रॉफिट है जो प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, तो ये हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो सवाल नंबर 3 करके आइएगा। एक क्वेश्चन नंबर 4.5 क्वेश्चन बैंक को पूछा हुआ है किसी ने, उसको भी कल देखेंगे। क्वेश्चन बैंक 4.5 उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी कल डिस्कस कर लेंगे। फिर जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है एसओएफपी का पैक का, उसमें भी कोई मसला है किसी ने पूछा, वो भी कल देखेंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर 1 आपने एसोसिएट का नहीं किया, पैक वाला सवाल जिन्होंने नहीं किया वो क्वेश्चन नंबर 1 भी करें और फिर 3 भी करें, तो ये काम आप करके आइएगा। तो इनको सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। और कल हमने जो है वो एक पॉइंट और है बस, कि अगर सब्सिडी माल बेचे पेरेंट को तो फिर क्या करते हैं, वो करने के बाद फिर हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे हो तो एसोसिएट को वहां पे कैसे डील करते हैं, फिर हमने ये करना है। 3 सवाल है हमारे पास, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर 4, 5 है, वो सारे कल हमने इंशाल्लाह खत्म करने हैं। और कल आप रेडी हो के आए एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।